हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग 42 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाइए। हम क्वेश्चन नंबर 20 तक लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। 21 से स्टार्ट करेंगे और हम जिस अनसॉल्व से डिस्कस करते हैं वो आर्यन 42 इयर्स का केमिस्ट्री अनसॉल्व है। आप किसी भी अनसॉल्व को ले सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज आपको इस अनसॉल्व में क्वेश्चंस मिल जाने। हालांकि जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कभी नहीं बदलते हैं, उनका सीक्वेंस तो हर किसी में सेम होगा। बस ये हो सकता है किसी में ज्यादा क्वेश्चन होंगे और कोई एक दो क्वेश्चंस मिस कर देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में क्वेश्चंस बता देते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी का डिस्कशन भी कर देते हैं। आप अपने चैप्टर की थ्योरी को रिवाइज करके हमारा लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर जब हम उसका डिस्कशन करेंगे तो उसे टैली करेंगे कि आपने सही आंसर लिखा है या नहीं। ठीक है, सारे बच्चे इस लेक्चर में बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कॉपी पेन के साथ बैठेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 2003 में जेईई मेंस का क्वेश्चन है। 2003 का 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। देखिए, मिक्सचर एक्स एक मिक्सचर है, मिक्सचर एक्स और ये मिक्सचर 0.02 मोल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कैडमियम, नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका, कोबाल्ट का, CONS3 का होल 5 SO4 Br। और एंड मिक्सचर है तो इसमें दो चीजें हैं, CONS3 का होल 5 Br SO4। और ये मिक्सचर का जो वॉल्यूम है ये 2 लीटर है, 2 लीटर वॉल्यूम है। अब इन्होंने कहा है कि 1 लीटर मिक्सचर X, 1 लीटर मिक्सचर X इसकी हमने रिएक्शन कराई है एक्सेस AgNO3 के साथ, एक्सेस AgNO3 के साथ में, तो यहां पर Y बन रहा है। और 1 लीटर मिक्सचर, 1 लीटर मिक्सचर ऑफ X, इसकी रिएक्शन हमने कराई है एक्सेस BaCl2 की, एक्सेस BaCl2 का, और इससे बन रहा है Z। आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z। इसके आपको मोल बताना है कितने मोल फॉर्म होंगे और इसका बताना है कितना मोल
फॉर्म होगा। ठीक है, जल्दी से आप बताइए, जल्दी से फटाफट बताएं कितना कितना मोल बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें यूज होंगी। एक तो इस क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री यूज होने वाली है, दूसरा इस क्वेश्चन में आपको इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए, और थर्ड कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा मिक्सचर है ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मिक्सचर है, और दोनों का कितना कितना मोल है, 0.02 मोल दिस एंड दिस, दोनों के बराबर होंगे मोल ऑफ दिस। इसका भी बेटा 0.02 मोल है, इसका भी कितना है ऑफ 0.02 मोल। बताइए भाई, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। सभी लोग अपने कॉपी पेन में लिखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर देखिए इसमें x के 0.02 मोल है, तो जब एक्सिस AgNO3 से रिएक्शन होगा तो y मिलने वाला है। अब y क्या मिलेगा, AgNO3 किससे रिएक्शन करेगा, AgNO3 करेगा इससे रिएक्शन, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन ब्रोमाइड आयन के साथ में होगा, और यहां पर आपको जो Y मिलेगा वो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr मिलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड का येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड का येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा तो वो येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट कितना होगा, ये तो एक्सिस में है, और यहाँ पर Br का एक आयन है, तो जितना Br का आयन होगा उतना ही AgBr मिलेगा, क्योंकि AgNO3 Ag प्लस आयन तो एक्सिस में है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर Br का कितना आयन है, 0.02 मोल 2 लीटर में है। 1 लीटर में कितना होगा, 0.01 मोल। यहाँ पर इसका 2 लीटर में 0.02 मोल है Br माइनस आयन। यहाँ पर रिएक्शन किसकी होगी, जो Br माइनस आयन होगा, Br माइनस आयन वो Ag प्लस आयन के साथ में AgBr का येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और Br माइनस आयन 1 लीटर में कितना होगा, 2 लीटर में 0.02 मोल Br माइनस आयन होगा। 1 लीटर में इसका कितना होगा, 0.01 मोल। अभी आपको इतना, ये एक्सिस में है, इस जितना Br माइनस होगा उतना ही मिलेगा, तो इसका मोल कितना होगा, इसका मोल होगा 0.01 मोल। देखिए टफ क्वेश्चन तब हो जाते हैं जब उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इस क्वेश्चन में आपके कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन की टफनेस तब होती है जब कई सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो यहां पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स आयन और एनायन में डिसोशिएट होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो आयनाइज नहीं होता है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयनाइज नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरे एक आयन के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ ये वाला आयन होगा, दिस इज प्लस आयन एंड माइनस आयन। हियर सिमिलरली ये क्या होगा, +2 एंड -2। ठीक है, तो यहां पर इसका कितना मिलेगा, 0.01 मोल। अभी यहाँ 1 लीटर मिक्सचर ऑफ X है और इसकी हमने एक्सिस बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराई है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड सल्फेट आयन के साथ में बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसी भी डाइल्यूट एसिड में इनसॉल्युबल होता है। क्यों भाई, ये सब इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स में आपको सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स तो रेयर ही होते हैं।
बहुत रेयर स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, वैसे ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री की हैं और ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इसमें सल्फेट आयन होगा SO4 ये Ba+2 के साथ में रिएक्शन करेगा। अब सल्फेट आयन कितना होगा 0.02 मोल 2 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितना होगा इसका 0.01 मोल। तो यहां पर ये कितना मिलेगा आपको 0.01 मोल। आपका आंसर होगा Y का मोल 0.01 मोल और Z का मोल 0.01 मोल। उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया होगा और इसमें आपने कई सारी चीजें सीखी हैं। एक फर्स्ट, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट एज ए सिंगल आयन। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि सिल्वर आयन हमेशा ब्रोमाइड आयन, हैलोजन आयन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, कोई भी आयन होगा उसके साथ में प्रेसिपिटेट देता है। सिल्वर हाइलाइट्स, जो सिल्वर हाइलाइट्स होते हैं वो स्प्रैंगली सॉल्वेबल होते हैं, वो अपने प्रेसिपिटेट देते हैं, इनका KSP कम होता है। थर्ड, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ में बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसी भी डाइल्यूट एसिड में इनसॉल्वेबल होगा। ठीक है, और बाकी हमने स्टोइकियोमेट्री यूज की है। ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which has maximum number of atoms। ये 2003 में क्वेश्चन आया है, 2003 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया, which has maximum number of atoms, which has maximum number of atoms। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में 24 ग्राम ऑफ कार्बन है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। बी ऑप्शन में है 56 ग्राम ऑफ आयरन। सी में है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। डी में है 108 ग्राम ऑफ एजी। इसमें आपसे पूछा है कि किस ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी आप देखिए जेईई में कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी थॉरोली पढ़ते हैं तो मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर इसका एटॉमिक मास कितना होगा, मोलर मास, कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम और आयरन का होता है 56 ग्राम और एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम। एजी का होता है 108 ग्राम। तो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो हम लोग मोल एटम कैलकुलेट कर लेते हैं और मोल एटम जिसमें ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होंगे। तो मोल एटम देखिए, ए पार्ट में मोल एटम क्या होगा, मोल एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 2, गिवन मास अपॉन मोलर मास 24/12 2। यहां पर मोल एटम कितना होगा, मोल एटम
ऑफ Fe का मोल एटम 1 होगा, 56/56, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो यहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मोल एटम 2, इसका 1 1 1, तो आंसर इज ए। इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें थोड़ा सा आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट थे, इसलिए थोड़ा सा ये था कि भाई एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है, कहीं पर भी आपको डाउट है तो क्वेश्चन मुश्किल से हो पाता। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, आप लोग इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जो बच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं उन्हें जरूर सफलता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट्स 1 kg। देखिए 2002 में क्वेश्चन आया है, 2002 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 kg mass of electron। बताइए भाई, जल्दी से बताइए, 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन सैंपल का मास हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी बोलिए फटाफट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस केवल एक इंफॉर्मेशन आपको पता हो, व्हाट इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। जल्दी बताइए, ठीक है ना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आपको मोल्स पूछे हैं, तो हम लोग 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतने kg है तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg मास, 1 kg मास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी बताइए, 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, इतने इलेक्ट्रॉन, यूनिटरी मेथड। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतने kg है तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1/this। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर गिवन नंबर दिया हो पार्टिकल्स का तो मोल पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आवागाड्रो नंबर, क्योंकि हमें पता है आवागाड्रो नंबर्स को हम लोग 1 मोल बोलते। उसी तरह से है, जैसे आपको से कोई पूछे कि 48 बनाना, हाउ मेनी दर्जन बनाना, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ बनाना अपॉन नंबर ऑफ बनाना इन 1 दर्जन, 48/12 4 दर्जन होगा। तो यहां पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, कितना हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, आवागाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 1/9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर -8 होगा, वो ऊपर चला जाएगा +8।
आंसर इसी फॉर्म में दिया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन में यही आंसर दिया, इसी फॉर्म में दिया है, कैलकुलेट नहीं किया गया है। इतना आसान क्वेश्चन है। अभी देखिए बेसिक जिसको मोल का आइडिया है कि मोल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल से हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको बेसिक आइडिया है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। अब आप ये देखिए जेईई मेंस में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। अभी तो हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, जेईई एडवांस करेंगे उसमें भी देखेंगे। जेईई एडवांस का क्वेश्चन केवल इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की हम लोग रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फेट से कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पर कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, इसलिए क्वेश्चन टफनेस इस बात से नहीं होती कि किसी कॉन्सेप्ट में बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। टफनेस क्वेश्चन की केवल इस बात से होती है कि कई सारे कॉन्सेप्ट से मिक्स करके क्वेश्चन को फॉर्म कर देते हैं, तब क्वेश्चन में टफनेस बढ़ जाती है। क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में हम लोग किस तरह से काम करें कि मैक्सिमम आउटपुट मिले, उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि जो आपकी बेसिक थ्योरी है उस बेसिक थ्योरी में फुल कमांड होना चाहिए और आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं और आप टॉप इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। इंजीनियर्स का मतलब होता है कि आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड होने चाहिए। इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं है जो कि नई डिस्कवरी करेगा। इंजीनियर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, जो उसके पास कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट का बेस्ट यूज करके नया गैजेट जो फॉर्म करता है वो इंजीनियर होता है। जो नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है वो साइंटिस्ट होता है। तो हम लोग नए कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं, हम लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, जो आपको थ्योरी आती है, उस थ्योरी को यूज करके क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाए, अपनी थ्योरी का बेस्ट यूज हम कैसे करें, वो इंजीनियरिंग है। इसीलिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की बात की जाती है और आपको अपने कॉन्सेप्ट पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, प्लस आपको लेवल पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो किस लेवल तक एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जेईई 99 का क्वेश्चन है। जेईई 1999 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है नॉर्मेलिटी ऑफ 0.03 मोलर फास्फोरस एसिड, 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड H3PO3, इसकी आपको नॉर्मेलिटी बतानी है। वेरी सिंपल, आपको हमेशा थ्योरी में बताया जाता है कि जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। यहां पर देखिए H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर N फैक्टर कितना होगा, जल्दी बोलो, इसका N फैक्टर कितना होगा 3। ऑक्सी एसिड में N फैक्टर क्या होता है, N फैक्टर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। जितने हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे वही H+ के फॉर्म में रिमूव हो सकते हैं
और वही हमारे ऑक्सी एसिड का एन फैक्टर होता है। यहाँ पर H3PO4 का एन फैक्टर होगा 3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर इसका देखिए POH OH और OH, ये 3 इसका एन फैक्टर होगा। लेकिन जो फास्फोरस एसिड है H3PO3 में एन फैक्टर होता है 2। एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन आपको जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन से बॉन्डेड ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहां पर P डबल बॉन्ड OH OH और एक हाइड्रोजन फास्फोरस से बॉन्डेड होता है। Only those hydrogen can replace as H plus ion in oxy acid which are directly bonded with oxygen atoms। ठीक है, इसी तरह से H3PO2 में n फैक्टर होगा 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से बॉन्डेड होते हैं। तो हमारा H3PO3 है फास्फोरस एसिड, तो इसमें एन फैक्टर कितना होगा 2। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहां पर मोलरिटी है 0.3, एन फैक्टर है 2, कितना हो जाएगा 0.6 नॉर्मल। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, वेल नोन ऑक्सी एसिड जो कि जनरली आपको देखने को मिलेंगे, उन सारे ऑक्सी एसिड्स में एन फैक्टर को सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 JEE 1988 का क्वेश्चन है। JEE 1988 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, in which mode of expression the concentration of solution remains independent of temperature। तो देखिए कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। यहां पर ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। ए ऑप्शन में है मोलरिटी, बी ऑप्शन में नॉर्मेलिटी, सी ऑप्शन में फॉर्मेलिटी और डी ऑप्शन में मोलैलिटी। कौन से ऑप्शन में टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी? जल्दी बताइए। देखिए टेम्परेचर किसे अफेक्टेड करेगा, किसकी वजह से कंसंट्रेशन का टर्म कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? जल्दी बताइए। सारे लोग बिल्कुल अलर्ट होके बैठो, बताइए भाई। सबके सब अच्छे बच्चे हो और सबको आईआईटी में सेलेक्ट होना है। सारे बच्चे देखिए, मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग स्मॉल w बोलते हैं, तो ये स्मॉल w इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इसमें क्या होगा? फॉर्मेलिटी में स्मॉल w फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास।
इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और मोलैलिटी में क्या होगा, स्मॉल w मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अभी देखिए जो टेम्परेचर है वो मास को चेंज नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज कर सकता है। वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन होता है, मास में कोई चेंज नहीं होता है। तो जिन कंसंट्रेशन के टर्म्स में वॉल्यूम इन्वॉल्व है उन सभी का वैल्यू चेंज होगा ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। इसमें वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम है, ये तीनों टेम्परेचर चेंज करने पर अपनी वैल्यू चेंज करेंगे। और यहां पर सारे टर्म मास के हैं, टेम्परेचर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपसे पूछा गया है विच कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, तो यहां पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, मोलैलिटी डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, देखो इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो बहुत आसानी से सिलेक्शन होता है। अब आप ये कहेंगे सर इतने सारे बच्चे बैठते हैं तो उसमें कुछ ही स्टूडेंट तो सेलेक्ट होते हैं, और परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज 25 लाख बच्चे में 25,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो 25 लाख में 25,000, 1% भी नहीं बैठा, 1% से भी कम, 1% अप्रोक्सीमेट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो अब 1% का सिलेक्शन होता है तो 99% क्यों नहीं होते जब आसान पेपर आता है? इसका रीजन ये है कि 99% बच्चों रास्ते पर ही नहीं काम करते, उन्हें यही नहीं पता होता किस लेवल के क्वेश्चन आने हैं, वो आउट ऑफ ट्रैक वर्क करते हैं। सक्सेस पर्सन कैन नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू ऑल थिंग डिफरेंटली। सक्सेस पर्सन कुछ भी अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आप जब जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उस एग्जाम का लेवल तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको एग्जाम का लेवल पता होगा, क्वेश्चंस का लेवल पता होगा, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप उस एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाओगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कहीं लड़ाई लड़ने जा रहे हो, जब आपको दुश्मन के बारे में पूरा आइडिया होगा कि मेरा दुश्मन कहां कहां हो सकता है, कैसा हो सकता है, कितनी उसकी पावर है, तभी तो आप प्रॉपर्ली उससे फाइट करेंगे। आपको दुश्मन की पावर का आइडिया नहीं, आप हमेशा डरे रहोगे, और जब डरे रहोगे तो 100% उस डर में आपको डिफीट ही मिलने वाली है। इसलिए जेई के आंसर जितना आपको बेनिफिट देंगे, कोई भी आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज उतना बेनिफिट नहीं दे सकती है। चलिए नंबर 26, जेई 1986 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 26। A molar solution is one that contains 1 mole of solute in. Very simple. 1986 का क्वेश्चन है 1 molar solution. 1 molar solution. 1 molar solution क्या होता है? बिल्कुल डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहां पर 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 1 मोल सॉल्यूट is present in 1000 gram solvent
बस आपसे यही पूछा है कि 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हुआ, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। इतना सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन जेई 81 में क्वेश्चन आया है। जेई 81 में 1981 का क्वेश्चन है। इसमें कहा है 0.5 मोल ऑफ BaCl2 is mixed with 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, the maximum number of 0.5 मोल ऑफ BaCl2 की रिएक्शन हो रही है Na3PO4 से, PO4। इससे आपको मिलेगा BA3PO4 का होल ट्वाइस और NaCl। अब इसका कितना मोल दिया है, 0.5 मोल, 0.5 मोल, और Na3PO4 का है 0.2 मोल। और आपसे पूछा है मैक्सिमम मोल ऑफ दिस, इसके मोल कैलकुलेट करने हैं। ये तो मुझे लगता है हर बच्चा कैलकुलेट कर लेगा, लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चंस जेईई में आते हैं। आप ये मत कहिएगा कि ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, उसके भी पहले का क्वेश्चन है। बेटा जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो बिल्कुल करंट 1 या 2 साल में क्वेश्चन आए होते हैं उनका रिपीटिशन कम होता है, क्योंकि जेईई कोशिश ये करता है कि कम से कम रिपीट हो क्वेश्चंस, इसलिए वो बिल्कुल करंट 1, 2 और 3 इयर्स के क्वेश्चंस में आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा, 0.5 मोल ये है, 0.2 मोल ये है, और आपसे पूछा गया है कितना मोल ये बनेगा। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर देखिए बेरियम 3 है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फास्फेट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहां पर लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। When we mix fixed amount of 2 or more than 2 reactants, then one of them consume first, and it is known as limiting reagent. जब हम 2 फिक्स अमाउंट ऐड किए हैं तो इसमें कोई ना कोई एक पहले खर्च हो जाएगा, और जो पहले खर्च होगा वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय लिमिटिंग रीजेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट हम कैसे कैलकुलेट करें, तो लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करने का तरीका है, पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करें। कर लिया बैलेंस, बैलेंसिंग का मेथड सबको पता है, बोलो क्या होता है, POAC लॉ, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लॉ। Total number of atoms in reactant should be equal to total number of atoms in product. तो यहाँ पर इसे बैलेंस कर लिया। अब आप लिमिटिंग रीजन को कैलकुलेट करने के लिए गिवन मोल और उसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। गिवन मोल और उसके कोफिशिएंट का रेशियो, जिस रिएक्टेंट में गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो कम आएगा वो लिमिटिंग रीजन है। यहाँ पर गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, इसका रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा 0.5/3, ये आ जाएगा 0.167, और यहां पर कितना आएगा 0.2/2, 0.1। इट इज लिमिटिंग रीजेंट मतलब जो पूरा खर्च हो गया। अब ये लिमिटिंग रीजेंट है, पूरा खर्च हो गया। अब ये पूरा खर्च हो गया तो अब इसी से प्रोडक्ट को निकालेंगे। When we mix fixed amount of 2 or more than 2 reactants, then one of them consume first. It is known as limiting reagent.
Product is always calculated by limiting reagent because other reactants are in excess. भाई आप अपने घर में चाय बनाते हो, खूब सारी चीनी आपके घर में होती है, चाय की पत्ती भी खूब होती है, दूध लिमिटेड अमाउंट में लेते हो, तो जब दूध खर्च हो जाता है तो चाय बनना बंद। दूध वाली चाय की बात कर रहा हूं। कुछ तो बहुत मक्कार होते हैं, बिना दूध के चाय पी लेते, वो बात नहीं है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट को बनाने वाले रिएक्टेंट है उसमें एक रिएक्टेंट भी कंज्यूम हो गया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही ये फुली खर्च होगा, ये अकेला थोड़े ना बेरियम फास्फेट बना लेगा, इस अकेले से कुछ नहीं होने वाला। प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा किससे कैलकुलेट करोगे? जो पहले कंज्यूम हो गया है, क्योंकि जो बचा रहा है वो अकेले प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। प्रोडक्ट तब तक बनेगा जब तक सारे प्रेजेंट हो गए, एक भी खर्च हो गया, प्रोडक्ट का बनना रुक गया। तो यहाँ पर 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा? 0.1 मोल फॉर्म होगा, और यही आंसर है। ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट को आप हीट करोगे Ag2CO3, तो यहां पर इसकी हीटिंग से Ag2O बनेगा और CO2 गैस। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये फर्दर जो है Ag और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर जब सिल्वर कार्बोनेट की हीटिंग करेंगे तो Ag बनेगा प्लस CO2 और प्लस O2। ये गैसेस हैं, ये रिमूव हो जाएंगे। रेसिड्यू में केवल सिल्वर सॉलिड ही मिलने वाला है। ये क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल आपको सिल्वर ही रेसिड्यू में मिलेगा। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में इसे 1/2 कर दे, बैलेंस है 1/2। तो हम लोग देख लेते हैं इसका कितना मोल है। सिल्वर का Ag इसका कितना है? 2 × 200 108 108 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 216 276। इसका मोल कितना आएगा भाई? इसका मोल आ जाएगा, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, मोल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 0.01 मोल। अब 1 मोल से 1 मोल फॉर्म 2 मोल फॉर्म होगा। बैलेंस करेंगे तो वहां पर 2 आएगा। तो 1 मोल से 2 मोल, तो इसका मोल कितना बनेगा? 2 × 2 मोल, 2 × 0.01 मतलब 0.02 मोल। वेट कितना हो जाएगा Ag का? ये हो जाएगा 0.02 × 108 2.16। यही रेसिड्यू का वेट होगा। जो सिल्वर फॉर्म होगा वही रेसिड्यू में फॉर्म होगा, बाकी गैसेस रिमूव। जब भी किसी रिएक्शन को ओपन एटमॉस्फेयर में हम कराते हैं तो जितनी भी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर सिल्वर कार्बोनेट की हीटिंग ओपन एटमॉस्फेयर में हम लोग कर रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये जेई 1979 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें क्या है? When the same amount of zinc is treated separately with excess of sodium hydroxide and sulfuric acid, the ratio of volume। तो यहां पर जिंक का रिएक्शन किससे हो रहा है? H2SO4 से, और ये है एक्सिस में। और जिंक का रिएक्शन हो रहा है एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको यह बताना है कि
कि जो इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस होंगी उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, आपको बताना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए। जब जिंक H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहां पर जब रिएक्शन होगी तो जिंक एम्फोटेरिक मेटल है, एम्फोटेरिक मेटल्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो यहां पर जिंक एम्फोटेरिक मेटल है, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो जब बैलेंस करेंगे तो ये तो बैलेंस है, यहां पर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहां पर सेम अमाउंट है इन दोनों में, x ग्राम ये है तो x ग्राम ये भी है। हम लोग सेम अमाउंट दिया है तो x ग्राम क्यों ले, मोल ले लेते हैं, मोल से फटाफट क्वेश्चन होगा। तो हम लोग यहां पर x ग्राम ना लेके x मोल ले लेते हैं, मोल, और यहां पर भी x मोल ले लेते हैं। जब अमाउंट सेम है तो मोल भी सेम होंगे। अब x मोल से हाइड्रोजन कितना निकलेगा, यहां पर x मोल निकलेगा और यहां पर भी x मोल निकलेगा। जब मोल सेम होंगे तो दोनों के वॉल्यूम भी सेम होंगे, वॉल्यूम का रेशियो 1:1 होगा अकॉर्डिंग टू आवागाद्रो लॉ। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल सेम है तो इनके वॉल्यूम का रेशियो भी सेम होगा, मतलब वॉल्यूम भी 1:1 के रेशियो होगा। तो वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, 1:1। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इन फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। 36 ग्राम ऑफ वाटर, 28 ग्राम CO। ए ऑप्शन है 36 ग्राम वाटर, बी ऑप्शन 28 ग्राम CO, सी ऑप्शन 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH, और डी ऑप्शन में है 54 ग्राम ऑफ N2O5, 54 ग्राम ऑफ N2O5। इसमें आपको बताना है किस ऑप्शन में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन वह नंबर ऑफ एटम्स के बारे में था, सेम वही है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम रिपीट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और रिपीट कॉन्सेप्ट आप देखेंगे अभी हम और चैप्टर्स के अनसॉल्व करेंगे और चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कई बार रिपीटिशन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम लोग इसका मोल निकाल लेंगे। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 36/18, ये 2 आ जाएगा। इसका मोल कितना हो जाएगा 28/28, 1 मोलर मास इसका 28, 12 + 16, और इसका मोलर मास कितना होगा 24 + 6 30 46, तो इसका मोल आ जाएगा 46/46 1। और इसमें कितना होगा नाइट्रोजन N2O5 का 14 × 2 + 18, ये आएगा 108। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 54/108, 0.5। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
जिसमें मोल मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मैक्सिमम होंगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जेई 1979 में है। 1979 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको ऑफ CO2 में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। तो देखिए, वन मॉलिक्यूल CO2 में 1C 612 प्लस 2O 8 16। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। और यहां पर 2, इसमें प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। अब ये 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 प्लस 8 6 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थे। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना ही आपको केमिस्ट्री में बताते हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight. Therefore, the ratio of number of molecules. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है और ये क्वेश्चन एक बार फिर आ चुका है। देखिए, इन्होंने कहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन और इज टू वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये है 1:4। आपसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल का रेशियो। तो यहां पर वेट दिया है तो हम लोग मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा? जो मोल रेशियो होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन इज टू मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा? 1/32 इज टू 4/28। ठीक है, जो ये रेशियो मोल का रेशियो होगा यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7। 1/32 इज टू 1/7। आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 32 इंटू 7 का, तो ये क्या हो जाएगा? 7:32। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1979 का। ये जेई 1979 का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है और वो क्वेश्चन शायद आया है, किस ईयर में आया है मैं आपको देख के बताता हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, मैंने पहले भी इसे डिस्कस किया है। 2014 में एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये 1979 का क्वेश्चन है और 2014 में आया है, मतलब कितने 35 इयर्स बाद आया है क्वेश्चन। तो आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, और देखो ये भी जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो काफी लंबे टाइम के बाद रिपीट हुए हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, यही ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वेट रेशियो 1:4, एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट आंसर। तो देखिए, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही है, साथ में क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग अनसॉल्व्ड को बिल्कुल थॉरोली, बिल्कुल इंपॉर्टेंस देके करिए, ताकि इनकमिंग ईयर में आपको एग्जाम में
कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही मिले और बाकी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रिपीटेड मिले। जो बच्चा जेई के मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कर लेगा उसको मेंस में 80% पेपर देखा हुआ मिलने वाला है। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको लास्ट ईयर्स के पेपर से होता है, इसलिए आप लोग ईमानदारी के साथ में हमारे लेक्चर्स देखिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जब भी हम लेक्चर अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब हमारे जेई मेंस के क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो अगले लेक्चर नंबर 4 से आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।